दोस्तों सबसे पहले टीएमसी लीडर मनोरंजन व्यापारी का यह स्टेटमेंट सुनिए। एक बिहारी 100 बीमारी। यह पहली बार नहीं है जब बिहारियों को बीमारी से जोड़कर संबोधित किया जा रहा है। देश के हर कोने में बिहार के लोगों के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करना बहुत आम सी बात है। बिहारी यह शब्द सुनते ही लोगों के मन में एक गुटखा चबाते, लुंगी पहने एग्रेसिव व्यक्ति की इमेज दिमाग में बनने लगती है, जो या तो क्रिमिनल होगा या फिर मिट्टी में कपड़े पहने हुए मजदूरी का काम करता होगा। अगर हम स्पेशली दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ पर बिहारी शब्द का यूज ही गाली के तौर पर किया जाता है। अगर आपको इन शहरों में रिक्शा चलाते या फिर मजदूरी व साफ सफाई का काम करते कुछ वर्कर्स नजर आ जाएं तो भले ही वह राजस्थान, हरियाणा या फिर गुजरात के रहने वाले हों, लेकिन उनकी वेशभूषा और काम की वजह से उन्हें बिहारी ही समझा जाता है। पर मेन सवाल तो यही है ना कि बिहारियों से इतनी नफरत क्यों, वह भी अपने ही देश में। तो इसके पीछे जो मेजर कारण है उनको हमने कई अलग अलग पॉइंट्स में बांट दिया है, जिसमें पहले है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब इस बिंदु को समझने के लिए हमें 1980 की अगली हिस्ट्री को देखना होगा। उस टाइम मुंबई में उनके लोकल वर्कर्स के बाद सेकंड लार्जेस्ट लेबर बिहार से ही आते थे और यह लोग बहुत मेहनती थे, इसलिए इन्हें काम भी आसानी से मिल जाया करता था। ऐसे में जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोकल्स के लिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और उन्हें अपने खुद के स्टेट के अंदर काम मिलने में प्रॉब्लम होने लगी। उसी टाइम महाराष्ट्रीयन गवर्नमेंट में भी स्टेट के डेवलपमेंट और उससे जुड़े प्रोजेक्ट को बहुत सीरियसली ले रही थी और इसी वजह से गवर्नमेंट अपने लोकल को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगी। एक समय तो इस प्रेफरेंस ने इतना भयानक रूप ले लिया था कि न सिर्फ बिहारी बल्कि किसी भी दूसरे स्टेट के लोगों की दुकानों को ज़बरदस्ती बंद करा दिया जाता था। 1950 में तो साउथ इंडियन के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा शुरू हो गया था और लोग नारा देने लगे थे कि लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ, क्योंकि उस टाइम महाराष्ट्र में साउथ इंडियन बड़ी संख्या में माइग्रेट करने लगे थे। हालांकि बिहारी के मुकाबले साउथ इंडियन या फिर गुजरातियों को हायर सेंटीमेंट का थोड़ा कम सामना करना पड़ा और ऑब्वियसली रिजल्ट पैसा और इनका व्यापार तो किसी उस टाइम पर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन यह सारी चीज़ बिहारी के पास नहीं थी। लिटरेसी रेट। अब भले ही बिहार का इतिहास खूब स्ट्रांग रहा हो, महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट बिहार से थे, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी यहीं से हो या फिर गौतम बुद्ध को ज्ञान क्यों ना यहीं से प्राप्त हुआ हो, लेकिन आज के टाइम पर यह इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आज का बिहार इतिहास से बिल्कुल उल्टी दिशा में बह रहा है। आज बिहार लिटरेसी रेट में 61.8% के साथ सारे स्टेट से पीछे है, लेकिन लिटरेसी रेट इतना कम क्यों? तो इसका रीजन स्कूल में बुनियादी ज़रूरत की कमी, बच्चों का बीच में स्कूल छोड़ देना, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और एजुकेशन को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी है। अब थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, बिहार के लगभग हर गांव में ही गुलाबी रंग की स्कूल बिल्डिंग दिख जाती है। अब बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन स्कूलों की हालत देखकर ऐसा लगता है कि सरकार की दिलचस्पी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में है, ना कि एजुकेशन का लेवल सुधारने में। बिहार के प्राइमरी स्कूल में तो कई बच्चों को कोर्सेज की बुक तक नहीं मिलती। क्लास 4th के बच्चों से 2nd क्लास का सवाल पूछा जाए तो ज़्यादातर के पास जवाब ही नहीं होता। लंच टाइम के बाद स्कूल का बंद करना तो आम सी बात है, लेकिन इसके पीछे हम सिर्फ गवर्नमेंट को ही दोषी नहीं मान सकते, बल्कि कई बार तो पेरेंट्स भी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि जब पढ़ने लिखने के बाद भी गाँव के बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिलती तो फिर इसका गलत मैसेज लोगों तक जाता है। पेरेंट्स को लगता है कि ऐसे में उनका बच्चा कहीं का नहीं रह जाएगा, पढ़ लिख कर नौकरी तो उसे मिलेगी नहीं और लास्ट में वह खेती मजदूरी करने के लायक भी नहीं बचेगा। ऐसे में उनका फोकस पढ़ाई लिखाई से हटकर रोजगार के समाधान पर ज़्यादा रहता है। कई बार तो पेरेंट्स खुद ही अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़ाकर उन्हें अपने साथ काम पर ले जाने लगते हैं। ऐसे में बिहार के बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते और ना ही उनके अंदर कोई ऐसी स्किल डेवलप हो पाती है जिससे कि वह बेहतर कमाई कर पाएं और उनके पास मजदूरी करके अपना और परिवार का पेट भरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। काम की तलाश में उन्हें दूसरे स्टेट में जाना पड़ जाता है, जहां उनकी बोलचाल, काम और वेशभूषा की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। लोएस्ट एवरी पैरामीटर। अब दोस्तों बात सिर्फ लिटरेसी रेट की नहीं, बल्कि और भी कई सारे ऐसे पैरामीटर हैं जिसमें बिहार लोएस्ट रैंक कर रहा है। 15 से 49 साल के महिलाओं में से 60.3% एनीमिया के शिकार होती हैं। हालांकि यह डाटा पहले 67.4% था, जिसमें बिहार ने थोड़ा सा प्रोग्रेस किया है, लेकिन यह काफ़ी नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया होने से न सिर्फ माँ पर इसका बुरा असर पड़ता है, बल्कि बच्चों की हेल्थ पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है।
समय से पहले बच्चे का पैदा होना, कम वेट और बाद में बच्चों को भी एनीमिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब ऐसा बड़ी संख्या में होने लगे तो यह किसी भी स्टेट के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। इसके अलावा गरीबी में भी बिहार काफ़ी स्टेट के मुकाबले टॉप पर रहता है। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में हरियाणा और राजस्थान के बाद तीसरे नंबर पर है। लेकिन दोस्तों, जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों की बात करते हैं तो कहीं न कहीं बिहार के लोग यह कहने लगते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा IAS और IPS ऑफिसर भी तो बिहार से आते हैं। अब सच में यह एक अच्छी बात है, लेकिन इसकी एक डार्क साइड अभी भी हमारी नज़रों से दूर है। इतनी बड़ी संख्या में IAS और IPS ऑफिसर बनने के पीछे का रीजन भी यही है कि गवर्नमेंट ने स्टेट इंडस्ट्रियलिज्म को बढ़ाने के लिए मेजर स्टेप लिए ही नहीं। लोगों को अच्छी प्राइवेट जॉब्स नहीं मिल रही है और थक हार कर उनका गोल सरकारी नौकरी ही बन रहा है। इनइक्वालिटी फॉर वुमेन। दोस्तों, कहा जाता है कि जब एक वुमेन एजुकेटेड होती है तो फिर फैमिली का स्टेटस बदल देती है, और यही चीज़ राज्य या फिर देश के लिए भी लागू होती है, क्योंकि जहां वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता वह देश के तरक्की में हमेशा नीचे ही रहता है। बात करें बिहार की तो यहाँ औरतों के लिए इनइक्वालिटी बहुत आम सी बात है। यहाँ पर जितना प्रेफरेंस लड़कियों की पढ़ाई के लिए दिया जाता है उतना लड़कियों को कभी नहीं दिया मिलता। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बस नारे तक ही सीमित रह जाता है, क्योंकि लड़कियों के पैदा होते ही माँ बाप उसकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की जगह शादी और दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करने में लग जाते हैं। अगर वह थोड़ा बहुत पढ़ भी ली तो अंत में उसे शादी करके सेटल होना पड़ता है। सेटलमेंट का मतलब सिर्फ शादी। लड़कियों के लिए करियर जैसा कोई शब्द ही नहीं, और अगर कोई करियर बनाना भी चाहे तो फिर उसके साथ ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसा कि किसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ की डिमांड कर ली। इस तरह से जनरल डिस्क्रिमिनेशन के लिए सिर्फ मर्द ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि समाज, पॉलिसी और पॉलिटिक्स भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। कई लड़कियों को तो बीच में पढ़ाई बंद करा दी जाती है, और कई लड़कियां तो इसके लिए स्कूल जाना बंद कर देती हैं क्योंकि वहां पर टॉयलेट की सुविधा ही नहीं होती। यही रीजन है कि जहां बिहार में 71.2% पुरुष लिटरेट हैं, वहां औरतों की संख्या 51.5% है। इन्हीं सभी रीजन्स की वजह से बिहार पीछे होता जा रहा है और यहाँ के लोगों को दूसरे स्टेट के लोगों से हाइट का सामना करना पड़ता है। कास्ट पॉलिटिक्स। दोस्तों, कास्ट इंडिया में आज़ादी से पहले ही एक बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा रहा है, और इसे लेकर कई तरह के झड़प और दंगे इतिहास में आपको देखने को मिल जाएंगे। देश को कास्टिज्म से छुटकारा दिलाने के लिए कई एक्टिविटीज़ ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे कि साउथ इंडिया में पेरियार और महाराष्ट्र में डॉक्टर BR अम्बेडकर। लेकिन 80 ईयर्स के दौरान बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं था जो लोअर कास्ट के लिए फाइट कर सके। हालांकि कास्टिज्म वाली बीमारी यहाँ भी किसी महामारी की तरह ही फैली हुई थी और लोअर कास्ट वालों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होने लगा था। इस दौरान लालू प्रसाद यादव एक पॉपुलर लीडर के रूप में उभर कर सामने आने लगे, क्योंकि उनका नारा था विकास नहीं सम्मान चाहिए। अब उनके CM बनने के बाद लोअर कास्ट को सम्मान तो जरूर मिला, लेकिन बाकी का सिस्टम पूरी तरह से खराब होने लगा। बिहार में क्राइम रेट हद से ज़्यादा बढ़ गया। दिन दहाड़े हत्या और लूटपाट की घटनाएं तो आम सी हो गई और लोग 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलने में भी डरने लगे थे। यही रीजन है कि उनके शासनकाल को जंगल राज कहा जाता था। यह जंगल राज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट 15 से 20 सालों तक चलता रहा, जिसने बिहार के विकास की कमर तोड़कर रख दी। कारखानों पर ताला लगने लगा, लोगों का रोजगार उनसे छिन गया और गरीबी हद से ज़्यादा बढ़ने लगी, जिसके बाद से लोग बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में पलायन करने लगे। लेकिन अफसोस की तो बात यह है कि जब यह लोग लौटकर अपने स्टेट वापस आते तो फिर वोट जातिवाद पर ही देते थे। डेवलपमेंट ना बिहार सरकार का मुद्दा रहा और ना ही पब्लिक ने इसकी डिमांड की। बस इन्हें रोटी कपड़ा मकान चाहिए और सरकार भी उन्हें इसी में ही लपेट के सत्ता कायम रखना चाहती है। मैनिपुलेटिव पॉलिटिक्स। दोस्तों, जरा आप इस क्लिप को देखिए। यह स्टेटमेंट पंजाब के फार्मर CM चरणजीत सिंह चन्नी ने पिछले साल फरवरी में दिया था। सुना आपने? ये कितनी बेबाकी से कह रहे हैं कि यूपी, बिहार और दिल्ली के लोगों को पंजाब में घुसने तक नहीं देंगे। कुछ साल पहले शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने भी बिहारियों को लिए कुछ इसी तरह का जहर उगला था और कहा था कि मुंबई में बिहार के लोगों के लिए परमिट सिस्टम लागू होना चाहिए। इससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र में रहने वाले बिहारियों को घुसपैठिया भी कहा था और उन्हें वहां से भागने की धमकी दी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि बिहार से आए लोगों की वजह से महाराष्ट्र में अपराध बढ़ रहा है। इसके बाद बात करते हैं गोवा के CM प्रमोद सावंत की। इन्होंने इसी साल लेबर डे के मौके पर कहा है कि राज्य में 90% क्राइम का जिम्मेदार यूपी और बिहार के माइग्रेंट वर्कर हैं। अब जब इस तरह के स्टेटमेंट CM या फिर बड़े पद पर बैठे लोगों की तरह से आने लगते हैं तो फिर कहीं न कहीं आम नागरिकों को भी लगने लगता है कि क्राइम फैलाने में बिहारी जिम्मेदार हैं या फिर उनके स्टेट में आकर उनके हिस्से का रोजगार छीन रहे हैं। अब नेता लोग तो हायर स्पीच देकर वोट बैंक भर के अपने अपने घरों में लौट जाते हैं, लेकिन वहां रहने वाले बिहारियों का जीवन उस स्टेट के लोग तबाह कर देते हैं।
अपने साथ होने वाले हर अपराध या फिर अन्याय का दोषी वह बिहार के लोगों को ही मानने लगते हैं। कुछ समय पहले ही आपने तमिलनाडु के अंदर बिहारी माइग्रेंट्स पर अटैक की खबर तो जरूर सुनी होगी। इन सब का रीजन कहीं न कहीं डर्टी पॉलिटिक्स ही रहा है। इसके अलावा इन हाइड सेंटीमेंट के पीछे हमारी फिल्म इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, जहां गैंग्स ऑफ वासेपुर, गंगाजल और सोल जैसी फिल्मों में बिहारियों को अग्रेसिव, ठरकी और वायलेंट दिखाने से परहेज नहीं करते। इससे देश के लोगों में बिहारियों के लिए एक अनमैनर्ड कम्युनिटी जैसी इमेज बनने लगती है, ट्रीट लाइक अ विलन। अब दोस्तों यह एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि बहुत लंबे समय से चल रहा है। असल में सेंट्रल गवर्नमेंट हर राज्य से टैक्स कलेक्ट करती है और फिर जिस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या या फिर गरीबी होती है उसे ज़्यादा फंड लोकेट किया जाता है। अब साउथ इंडियन स्टेट की पॉपुलेशन भी कम है और वह वेल डेवलप्ड भी है, इससे गवर्नमेंट उनसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करती है और रिटर्न में उनके स्टेट को बहुत कम दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हर 100 रुपये की टैक्स वसूली पर तमिलनाडु को 29 रुपये दिए जाते हैं, कर्नाटक को 36, तो वहीं महाराष्ट्र को सिर्फ 13 रुपये एलोकेट किए जाते हैं। ऐसे में साउथ इंडियन स्टेट या फिर महाराष्ट्र को दिक्कत होने लगती है कि मेहनत हम कर रहे हैं और हमसे टैक्स कलेक्ट करके बिहार को दिया जा रहा है। अब दोस्तों यह डाटा उस टाइम और भी ज़्यादा काम करने लगता है जब इलेक्शन होने वाले होते हैं, जहां बिहारियों को विलन बना दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ऐसा दिखाया जाता है कि वह यूपी और बिहार का ही फेवर ले रहे हैं, क्योंकि इन स्टेट में पॉपुलेशन बहुत है और उन्हें यहाँ से ज़्यादा वोट मिल सके। इस तरह के स्टेटमेंट से साउथ इंडियन खुद को नॉर्थ और ईस्ट से अलग करने लगते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि हमारा पैसा लेकर यूपी और बिहार वाले अपने स्टेट को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों आज के दौर की अगर बात करें तो हर एक चीज़ को पैसे से ही तोला जाता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है लोग उसका ही सम्मान करते हैं। लेकिन बिहार में रहने वाले 2.97 करोड़ फैमिलीज में से 94 लाख से भी ज़्यादा परिवार महीने में सिर्फ 6,000 रुपये या उससे भी कम कमाते हैं। और बिहार के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने का एक यह भी रीज़न है, क्योंकि आज से लगभग 15 साल पहले हरियाणा भी कुछ इसी स्टेज पर था, जो कि उस स्टेट या फिर वहाँ के लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करता था। लेकिन जब वहाँ के किसान अमीर होने लगे तो फिर अचानक से लोगों का माइंडसेट ही उनके लिए बदल गया। हरियाणवी एक्सेंट बोलना बहुत ही कूल लगने लगा, वहाँ की वेशभूषा और लोग ज़मीन से जुड़े नजर आने लगे। ऐसे में अगर बिहार भी अगले 15 से 20 सालों में डेवलप हो गया तो आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें बिहारी एक्सेंट सुपर कूल लगने लगेगा और पूरा देश उनके कलर की अलग अलग चीज़ों को अपनाने की कोशिश करेगा। इसके बाद से ही बिहारी न अपशब्द की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, न उन्हें रोजगार छीनने वाला परदेसी कहा जाएगा। लेकिन ऐसा होने के लिए न सिर्फ सरकार को बल्कि आम नागरिकों को भी बड़े बड़े स्टेप लेने होंगे। कास्ट या फिर जातिवाद से निकलकर एजुकेशन, डेवलपमेंट और रोजगार की बात करनी होगी। सरकार से सवाल करना होगा और अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। वैसे आपको क्या लगता है, बिहार के लोग अपनी छवि को बदलने में कभी भी कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट करके आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।